पिछले जो क्लास था उस क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 1 से लेकर 23 तक को कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हमारा आर्टिकल 23 था वो कंप्लीट हो चुका था। हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं। लोग फंडामेंटल राइट जो भाग 3 में है, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये क्या है? भाग 3 जो लिया गया है ये मैग्ना कार्टा है, जो जन्म से ही भारत के प्रत्येक नागरिकों को मिल जाती है। इसे निलंबित कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति इसको निलंबित कर सकते हैं, जबकि इसको प्रतिबंध यानी इस पर रिस्ट्रिक्शन कौन लगाएगा? तो हमारा जो पार्लियामेंट है, जो संसद, उस पर लगा सकती है। और इसी मूल अधिकारों के लिए जो 12 से 25 दिया गया है आर्टिकल, अगर किसी एक भी आर्टिकल का वायलेशन होता है किसी नागरिक के साथ, तो वह इसके लिए कहाँ सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा भी खटखटा सकता है। ये हमें इतना बात अपने माइंड में रखना चाहिए। आर्टिकल 1 से लेके हमारा कहाँ तक हुआ था? कल की क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 23-24 को देखा था, 23-24 को कंप्लीट किया था। सबसे पहले आर्टिकल 20 और 21 को जाने थे, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें भी स्वतंत्रता दिया गया है, तो अपराध के समय किस टाइप का आपके साथ स्वतंत्रता मिलेगा उसमें बताया गया है। और आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल और 20-21 बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इसे आर्टिकल 21 और 20 को आपसे कोई नहीं छीन सकता है। ना ही राष्ट्रपति निलंबित कर सकती है और ना ही संसद इसे प्रतिबंधित कर सकती है। ना ही रिस्ट्रिक्शन होगा, ना ही इस पर कुछ टाइप का वगैरह लगेगा। ये बहुत ज़्यादा क्या है? पावरफुल है। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये आर्टिकल 22 में हम लोगों ने पढ़ा था गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कि जब गिरफ्तारी होगा तो आपका जो दोष सिद्ध भी हो गया है तो उससे संरक्षण कैसे लिया जाएगा? उसके दो तरह से दो, एक होता है दंडात्मक, एक निषेधात्मक। यानी कि अगर आप अपराध किए, सबसे पहले पुलिस आपको वारंट दिखाएगी और पुलिस का ये काम है कि 24 घंटा के अंदर आपको वकील के सामने पेश करेगी, जज के सामने। और उसके बाद अगर आप अपराध किए तो आप चाहते हैं कि नहीं हम अपने खिलाफ हम लड़ेंगे, केस लड़ेंगे, तो आप वकील रख सकते हैं। जबकि इसके ऑपोजिट क्या होता है? प्रिवेंटिव। ये क्या है? प्यूनेटिव और ये प्रिवेंटिव है। इसको निवारक निरोध कहा जाता है। यानी कि प्रिवेंटिव क्या होता था? इसमें केवल शक के आधार पर पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी और आपको डिटेक्शन में डाल देगी, और शक के आधार पर, और ना ही आप वकील रख सकते हैं। 24 घंटा के बाद ले जाएगी कि 2-3 दिन के बाद ले जाएगी, कोई पता नहीं है। ये पुलिस कंट्रोल, पुलिस अपने रिमांड पर आती है। अभी प्यूनेटिव डिफेक्शन, इससे संबंधित कानून है, जैसे फसपा, टाडा, पोटा, मीसा, नासा, अपर, ये सब कानून है आतंकवादियों, रासू का। सबसे ज़्यादा पावरफुल इसमें कौन है? रासू का है। आर्टिकल 23 और 24 जो था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार था। आर्टिकल 23-24 क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार था। तो बलात्, श्रम बेगारी, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी नहीं, यानी किसी भी इंसान से आप क्या होता है बिना, मान लीजिए आप उससे काम करवा ले रहे हैं 5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा ही काम करवाए और उसको आप कुछ नहीं दिए, यानी कि उसका जो मजदूरी नहीं दिए, तो ये आप उसके लिए क्या है? आप उस जो आदमी से काम करवा रहे हैं उसका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 23 का क्या हो रहा है? वायलेशन हो रहा है, तो वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो बलात्, श्रम बेगारी, यानी कि काम करवा ली और बेगार में छोड़ दिए, वो नहीं कर सकते। मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। ये आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 24 क्या कहता है? 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे, यानी कि जो 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे हैं उससे ना ही आप कारखाने में काम करवा सकते हैं, ना ही खनन, जैसे खनन विभाग नहीं होता है, जैसे कि कोयला वेला और ख़तरनाक जो गैस से वाले होते हैं, तो उसमें आप उनसे काम नहीं करवा सकते 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे को। एक पॉइंट यहाँ पे है 6 से 14, यहाँ पे है 14 वर्ष। ये दोनों क्या देखिए 21 के जो ए में था शिक्षा का अधिकार दिया गया, यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। ये किसमें? 21 में है। जबकि 24 में क्या है? 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे से आप काम नहीं करा सकते। क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक है, हम लोगों ने 3 को कवर कर लिया। यहाँ पे समझे थे, जैसे 12 से 35 क्या है? हमारा मूल अधिकार है, तो जिसमें से हम लोगों ने समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार
इसको कंप्लीट कर दिया। जो आर्टिकल 14 से कहाँ तक है, आर्टिकल 18 तक है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार। जो हमारा 19 से 22 तक है। तीसरा पढ़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से 24 है। आज हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से लेकर आर्टिकल 28 में है। इसके लिए तो ये हमको पढ़ना है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 तक है, यहाँ पे है। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, अंतःकरण कॉन्शियंस, यानी कि भारत के जितने भी लोग हैं, चाहे वह किसी भी धर्म के लोग हो, डजेंट मैटर, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, उन्हें क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली है कि वे अपने अपने धर्म को मान सकते हैं। अंतःकरण यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मान सकते हैं, और साथ ही साथ वे लोग अपने धर्मों में आस्था रख सकते हैं, बिलीफ रख सकते हैं। और जैसे उनका व्यक्तिगत है, पगड़ी, घूंघट, दाढ़ी, हिजाब, ये सब वे पहन सकते हैं। आर्टिकल 25 के तहत ये इनको क्या किया गया, दर्जा दिया गया। आर्टिकल 26 क्या कहता है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। यहाँ पे सामूहिक लगा हुआ है, सामूहिक मतलब ग्रुप, यानी कि कोई भी धर्म के लोग अपना सामूहिक कार्यक्रम जो होता है, धार्मिक कार्यक्रम, उसे कर सकते हैं। जैसे कि यज्ञ, जलसा, अष्टाधाम, ये सब क्या होगी, इसमें ग्रुप रहता है, दो या दो से अधिक लोगों का क्या रहता है, ग्रुप रहता है, तो ये कर सकते हैं। उन्हें फ्रीडम मिली है आर्टिकल 26 के तहत। जैसे बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, हवन कुंड होते हैं, ऊपर से बड़े बड़े जलसे होते हैं, जिसमें बहुत से लोग, मतलब स्पेशल पर्टिकुलर धर्म के लोग आते हैं, जैसे कि मुसलमान में होता है या हिंदू में यज्ञ वगैरह हो। तो ये सब अधिकार कहाँ से मिला है, तो आर्टिकल 26 के तहत मिला है। आर्टिकल 27 क्या कहता है, धार्मिक संपत्तियों पर टैक्स, नो टैक्स, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। अब यहाँ पे जो लोग दान करते हैं, और वो कितना करते हैं कितना नहीं, जो भी करते होंगे उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि धार्मिक संपत्ति जितनी भी है, चाहे ज़मीन वगैरह जितनी भी है, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स अलाउ नहीं है, नो टैक्स। ये किस में बात की गई है, तो आर्टिकल 27 में बात की गई। 25 क्या कहता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली है कि आप जो धर्म मानना है मानिए, और जैसा पहनावा करना है करिए। 26 क्या कहता है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि आप ग्रुप में कोई भी जलसा वगैरह यज्ञ कुंड कर सकते हैं। आर्टिकल 27 क्या कहता है, धार्मिक संपत्तियों पर नो टैक्स, जितने भी धर्म के जो भी धर्म स्थल की जो भी जगह है, वहाँ उनकी संपत्ति या उन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 क्या कहता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, धार्मिक शिक्षा, यानी कि जो धर्म, किसी भी धर्म के लोग अपने लिए क्या करते हैं, धार्मिक जो स्कूल मदरसा खोल सकते हैं, जैसे उर्दू, संस्कृत, और अपना जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उस पर पढ़ाई करा सकते हैं। मदरसा और ये मदरसा और पाठशाला वगैरह होता है। 25 से 28, तो हम लोगों ने 25 से 28 तक पढ़ा। 29, आर्टिकल 29 देखा जाए। आर्टिकल 29 कहता है, धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा, यानी कि किसी धर्म जिसकी संख्या कम है, जाति, संस्कृति, भाषा, तो उन्हें माइनॉरिटी के दर्जा दिया जाएगा। जेन्युइन देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन कौन है, तो हिंदुइज्म है। उसके बाद माइनॉरिटी में क्या आता है, तो मुस्लिम आता है, सिख, ईसाई आता है। तो उन लोगों को क्या ये अधिकार दिया गया है, 10% स्टेट क्या करेगी, ये रिजर्वेशन देगी कि उन्हें धर्म और भाषा के आधार पर उन्हें आरक्षण मिल सकता है किसी भी जगह पे। समझ में आया। आर्टिकल 29 सही कहता है कि आपको आरक्षण दिया जाएगा 10% का, यदि आपका धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा क्या है, अल्पसंख्यक हो, माइनॉरिटी हो। क्लियर। आर्टिकल 30 क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति, यानी आर्टिकल 29 के तहत स्वयं को असहज फील करता है, तो यानी कि मान लें हम एक स्कूल में गए, वहाँ पे यहाँ पे एक
ए लड़का है, एक बी लड़का है और ये स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पे बी की संख्या क्या है, बहुत अधिक है। बी की संख्या बहुत अधिक है और जो ए रिलीजन का जो पर्सन है यहाँ पे उसकी संख्या ना के बराबर है, लेकिन उसको 10% रिजर्वेशन मिल रहा है। किसके तहत, तो आर्टिकल 29 के तहत। यहाँ पे उसकी कल्चर अलग है, उसकी रिलीजन अलग है, या उसकी उसकी कास्ट अलग है, चाहे वो दूसरा लैंग्वेज बोलता हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि रिलीजन ही हो, तो वो अपने आप को क्या होता है, सेटिस्फाई नहीं होता है, यानी कि थोड़ा स्टेबल नहीं वहाँ पे फील करते हैं, वहाँ पे स्टेबल नहीं खुद को ढाल सकते हैं जैसे उसे लग रहा है। तो वो आर्टिकल 30 के तहत, आर्टिकल 30 के तहत कोई तो आर्टिकल 30 के तहत वह क्या होता है, अपना एक सेपरेट एजुकेशन ले सकता है, यानी कि वो अलग अपने कल्चर जहाँ पे उसकी अपनी भाषा का वो क्या हो वहाँ का डिपार्टमेंट हो, वहाँ पे अपना एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। तो आर्टिकल 29 और 30 क्या कहते हैं, आर्टिकल 29 और 30 आपका एजुकेशन का बात करता है। तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, यानी शिक्षा आपका शिक्षा भी चलता रहेगा और आपकी संस्कृति भी बरकरार रहेगी 29 और 30 के तहत। 29 और 30 के तहत तो जल्दी से क्विक रिवीजन कर लिया जाए।